डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मक्का की। जी हां, दुनिया भर के अंदर में मक्का खास कमोडिटी बनता नजर आ रहा है। एक तो ग्रीन एनर्जी के नाम पर एथनॉल का मेजर प्रोडक्शन और उसमें मक्का की भागीदारी, और दूसरा सबसे अहम स्टार्च इंडस्ट्री की तरफ से बढ़ती डिमांड और साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म से भी बढ़ती हुई डिमांड। क्या लगता है साल 2025-26 के अंदर में मक्का का क्या एक बार फिर से आयात करना पड़ेगा? मक्का जिसको भारत एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था, बढ़ते प्रोडक्शन के बावजूद अब आयात भी करना पड़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इस साल 2025-26 के अंदर में प्रोडक्शन क्या रहेगा, इंटरनेशनल सिनेरियोस क्या रहेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर एसएल जाट साहब हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं पूसा से, आपका स्वागत है। साथ ही पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया से रणपाल ढांडा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के। स्वागत है आपका ढांडा साहब। सबसे पहले ढांडा साहब आप ही के पास आऊंगा क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल के अंदर में मक्का की डिमांड का सिनेरियो बदल गया। पहला तो ये क्योंकि इसका जो यूटिलाइजेशन है वो एथनॉल की तरफ डाइवर्ट हुआ। दूसरा सबसे बड़ा इसका उपयोग जो है स्टार्च इंडस्ट्री की तरफ से होने लगा। पोल्ट्री के अंदर तो पहले से ही इसका था, लेकिन प्राइसेस के अंदर में काफी बदलाव आया। 800-900 रुपए प्रति क्विंटल पर ट्रेड करने वाली कमोडिटी 2200, 2300, 2500 रुपए तक। पिछले साल तो 2600 के भी भाव देखने को मिले, 2900 के भाव भी देखने को मिले। अभी क्या लगता है आपको, और क्या इस प्राइस इंक्रीमेंटल का इंपैक्ट पोल्ट्री इंडस्ट्री पे भी? देखिए, जो हमारे देश में मक्का का उत्पादन हो रहा है जी, उसका अगर मैं बात करूं तो 60% पोल्ट्री में कंजप्शन होता है। ठीक है। लाइव स्टॉक भी में भी कह सकते हैं कुछ थोड़ा, बाकी पोल्ट्री मेजर हमारा वो है। ठीक है। तो पिछले जैसे 3 साल पहले तक मक्का का सारा यूज पोल्ट्री में, कैटल में, स्टार्च में, कुछ डिस्टिलरी में थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत ह्यूमन कंजप्शन में ही होता था। लेकिन अचानक से 2-3 साल पहले एथनॉल प्लांट आए तो हम उसके लिए तैयार नहीं थे, जो मेरे को लगता है पीछे जो सिचुएशन रही है। ठीक है। तो एकदम से जो वो 5-6 मिलियन मीट्रिक टन की जो पहले जो डिमांड आई वो हमारे लिए भारी पड़ी, और उस दौरान एकदम से जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा आई गए और पोल्ट्री इंडस्ट्री को उसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि 30 रुपए किलो तक मेज के प्राइस चले गए थे। और हमारे को जो हमारा प्रोडक्ट है, रेडी प्रोडक्ट जो हम ब्रायलर चिकन या अंडा तैयार करते हैं, उसके प्राइस हमारे को नहीं मिल पाए जो मिलने चाहिए थे। तो उसका एक बड़ा भारी हमारे को नुकसान झेलना पड़ा उस दौरान। बाकी आज मेरे को लग रहा है कि अभी जिस हिसाब से पूरी तैयारियां हुई हैं, चाहे सरकार की तरफ से भी, चाहे हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है फार्मर को जागरूक करने में, भाई मक्का की तरफ एग्रेसिव हो। खुद मैं भी एक किसान हूँ, मैंने भी अब की बार पहली बार 20 एकड़ में मक्का की खेती करी है। ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि इस साल हम अच्छा रहेगा, प्राइस स्टेबल रहेंगे, तो अब की बार कोई ऐसा बात होने वाली नहीं है। हाँ, भविष्य में ज़रूर बहुत ज़्यादा दिक्कतें मेरे को इसमें आने वाले टाइम में लग रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पोल्ट्री ग्रोथ कर रही है, हर साल 8 से 10% की ग्रोथ है। जिस हिसाब से आगे आने वाले टाइम में और एथनॉल प्लांट आ रहे हैं, भाई ब्लेंडिंग का जो सिस्टम है और बढ़ता जा रहा है तेल के अंदर, तो मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में जो हर साल की जो ग्रोथ है ना, उसके हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो उसी प्रकार से
हम मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जाट साहब, लगातार डिमांड इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल। जहाँ पर प्रोडक्शन जो है हिंदुस्तान का, वो पिछले साल की अगर हम बात कर लें 330 लाख मीट्रिक टन के आसपास का वो प्रोडक्शन रहा। हालांकि अगर यूएस का प्रोडक्शन देखें, चाइना का प्रोडक्शन देखें, ब्राज़ील का प्रोडक्शन देखें, हम अभी बहुत पीछे हैं। अभी 5वें स्थान के ऊपर पे हमारा नंबर आता है। और यूएस का जो प्रोडक्शन है वो 380 मिलियन टन के आसपास, यानी 3800 लाख मीट्रिक टन। चाइना का प्रोडक्शन 280 मिलियन टन, तो 2800 लाख मीट्रिक टन के आसपास, और हम अभी डबल फिगर्स पर ही हैं। तो 330 लाख मीट्रिक टन का जो लास्ट ईयर प्रोडक्शन था, उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करना पड़ा 12-13 लाख मीट्रिक टन, जबकि कुछ साल पहले तक हम एक्सपोर्टिंग कंट्री थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम इंपोर्टिंग कंट्री हो गए क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी। एथनॉल के अंदर में इसका जो यूटिलाइजेशन है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुआ है, और 52% तक का इसके बीच में अंदर में कंट्रीब्यूशन जो है वो मक्का से है जी। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, बहुत नई जिंक्स है, जिसमें रणपाल जी ने भी बताया कि पिछले 2023 अक्टूबर से ही अलाउ किया गया कि यह मक्का से इथेनॉल बनेगा, जो 1 मिलियन टन से भी कम होता था। आज की डेट में इस साल 10 मिलियन टन के आसपास मक्का को इथेनॉल में प्रयोग किया जाएगा। राइट। इसकी वजह से नो डाउट सारे सेक्टर को अच्छी प्राइस देनी पड़ी। जैसे हम बात पहले कह रहे थे, पहले अंडर प्राइसिंग थी, ये कह सकते हैं, क्योंकि एमएसपी से काफ़ी नीचे रहता था। बिल्कुल। आज एमएसपी के आसपास या एमएसपी से ऊपर भी देना पड़ा पिछले 2 साल से। तो आप देखेंगे जो पिछले साल से और इस साल का जो ग्रोथ रेट है वो 12% की ग्रोथ रेट की है। बिल्कुल 12% आपने ग्रोथ रेट की है। 38 से आपका 42 मिलियन टन हो गया। अब जो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो जो भारत सरकार ने जैसे इथेनॉल इंडस्ट्री आई, तो इन्होंने बोला आप करें क्या। तो इन्होंने जैसे कैचमेंट एरिया अराउंड दी इथेनॉल इंडस्ट्रीज आपने डेवलप करने का काम किया, इसमें एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखा गया। तो जो फसल की जो सघनता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं, जैसे आप पंजाब हरियाणा इस तरफ आएंगे 2 फसल 3 फसल लेता है किसान। बिल्कुल। 2 तो अमूमन हर खेत में होती है। बिल्कुल। वहाँ पे 1 फसल होती है, 1 या 1.5 फसल होगी। ठीक है। तो उसको आप इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए जो हमारा जो आकलन है, आप आराम से 1 मिलियन हेक्टेयर में 10 लाख हेक्टेयर एरिया वहाँ से ला सकते हैं। और जो आपका जो डेल्टा है, जो आप बता रहे हैं, जैसे रणपाल जी ने बताया, उसको ले जाएं। एक वो एरिया है जिसको आप बहुत अच्छे से टैप कर सकते हैं। दूसरा जो एरिया है वहाँ होता है अपलैंड पैडी। अपलैंड पैडी मतलब जिसमें बारिश के पानी भरा नहीं रखते हैं, उस तरह से करते हैं आपका ईस्टर्न इंडिया में। और उसकी प्रोडक्टिविटी आपकी रहती है 20 क्विंटल 1 हेक्टेयर की, 30 क्विंटल 1 हेक्टेयर की मैक्सिमम। ठीक है। उसके साथ आपका इजीली कंपटीशन कर सकता है मक्का और पोल्ट्री इंडस्ट्री दोनों साथ में बढ़े। मक्का की ग्रोथ में पोल्ट्री का योगदान है और पोल्ट्री की ग्रोथ में मक्का का योगदान है। जो आप 9-10%, 12% के आसपास पोल्ट्री सेक्टर की ग्रोथ है, उसमें आप देखिए जो आपको अच्छी क्वालिटी का सस्ता मक्का, जो मतलब अच्छा मक्का मैं बताऊँ अच्छे प्राइस पे आपको मिला। इस वजह से अपने देश में पोल्ट्री इंडस्ट्री बढ़ी। तो कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस बार जो आने वाला है 46-47 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन होगा इस साल में 2025-26 में। अच्छा, अगर मानसून आपको लगता है कि 460 लाख मीट्रिक टन के आसपास हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों हो जाएगा? अगर मानसून का थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि मानसून में आपकी डिपेंडेंस रहती है, लेकिन अब वो डिपेंडेंस थोड़ी कम होती जा रही है। ठीक है ना? जैसे आपने राइटली कहा कि भाई किसानों की जेब भर सकता है, किसानों को अच्छा फायदा दे सकता है। तो ये मेरे हिसाब से पहले थी खाद्यान्न फसल। आज की डेट में 90% से ज़्यादा मक्का हमारी इंडस्ट्री में जा रही है। इंडस्ट्रियल। और दूसरा फिर कैश क्रॉप है। ठीक है, आप जिस दिन हार्वेस्ट करोगे उसी दिन आपकी बिक जाएगी। बस सबसे मेन इश्यू है कि आपकी क्वालिटी मेज प्रोडक्शन पे फोकस करना है। क्वालिटी मेज प्रोडक्शन का मेरा क्या मतलब है, उसके अंदर गीली नहीं होनी चाहिए, और गीली मक्का जब तक है उसको जब तक नहीं सूखे तब तक उसको ढेर नहीं लगाना है, और आपको पानी लगने से बचाना है। तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन पैदा होता है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको इथेनॉल इंडस्ट्री के लिए कोई कहेगा कि इथेनॉल इंडस्ट्री की जो सक्सेस है और सस्टेनेबिलिटी उसी पे डिपेंड करेगी कि हम कम एफ्लाटॉक्सिन की मक्का लाएं, और उसमें जो रबड़ी बचती है 25% 30% रबड़ी बनती है, वो रबड़ी पोल्ट्री और लाइव स्टॉक में जाए। वो जब भी जा पाएगी कि आपका जो वो रबड़ी है, DDGS कहते हैं उसको, उस रबड़ी के अंदर आपका अफ्लाटॉक्सिन कम। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम प्रोडक्शन DDGS पर भी बात करेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और कौन कौन से मक्का के अंदर ही ऐसे विकल्प मौजूद हैं जहाँ से आपकी आय बढ़ने वाली है।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है मक्का पर, लेकिन मक्का पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत में उगाई जाने वाली 47% मक्का से मुर्गी दाना, 14% से औद्योगिक उत्पाद, 13% से मानव आहार, 13% से ही पशु आहार और 7% से प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार हो रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-25 के दौरान भारत में 423 लाख टन मक्का की उपज का अनुमान है। पिछले साल ये आंकड़ा 376 लाख टन था, यानी इस बार मक्का उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मक्का की आपूर्ति के मामले में भारत को दूसरे देशों पर रणनीतिक और भौगोलिक लाभ प्राप्त है। इसकी वजह ये है कि यहाँ साल भर मक्का का उत्पादन होता है। मार्केटिंग नेटवर्क भी अच्छा है और निर्यात के लिए जरूरी समुद्री बंदरगाह की बेहतरीन उपलब्धता है। हालांकि घरेलू स्तर पर भी मक्का की बहुत अधिक मांग है, इसलिए अच्छा भौगोलिक लाभ होने के बावजूद 2023-24 में यहां से 14,42,000 मीट्रिक टन मक्का ही निर्यात हो पाई, जिससे देश को 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आमदनी हुई। डांडा साहब, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन बढ़ गया। अब चूंकि आप किसान भी हैं, अब मैं किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा। ठीक है कि एक किसान के दृष्टिकोण से अगर देखें और प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है और अगर हमें बाहर से इंपोर्ट करने की नौबत नहीं आती और डोमेस्टिक डिमांड ही पूरी हो जाती है, तो प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट नहीं आएगा? क्या वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं? आज भारत सरकार ने जो MSP तय किए हैं जी। वो MSP कम नहीं है। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करूं, जैसे मैं पोल्ट्री से जुड़ा हूं, वैसे तो मैं फार्मर के नाते तो नहीं ये बता सकता, लेकिन जुड़े हुए हैं। तो अगर आज हम मक्का का प्राइस USA में या ब्राजील में, अर्जेंटीना में, जहां भी हम वो करें, तो आज हमारे यहाँ पे जो रेट है मक्का के, उससे कहीं ज्यादा कम रेट पूरे इंटरनेशनल उसमें मार्केट में। ठीक है। अगर इससे ज्यादा यहाँ रेट होंगे तो आगे पोल्ट्री सरवाइव नहीं करेगी। ठीक है। और अगर पोल्ट्री सरवाइव नहीं करेगी तो फिर आगे मक्का को लेने वाला कहाँ से कौन होगा? और दूसरा क्या होगा कि अगर इससे ज्यादा रेट अगर यहाँ पे होते हैं तो बाहर से यहाँ पे मतलब चिकन इंपोर्ट हो सकता है। ये हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे भी अभी भी ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से चिकन एक्सपोर्ट करें, अंडा एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्या कि हमारे को जो फीड के प्राइस है ना, वो चाहे सोयाबीन में कह लो, चाहे मक्का में कह लो, ये इंटरनेशनल लेवल से हमारे को आज भी ज़्यादा है।
ठीक है। और इस वजह से हम मतलब जो पोल्ट्री के उत्पादों का इनका है वो अच्छे तरीके से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। डीडीजीएस से भी कोई चैलेंज आपको मिल रहा है? हाँ, देखिए, अगर डीडीजीएस एक अच्छा मतलब हमारे को एक सहायता कर सकता है पोल्ट्री फीड की कॉस्ट में, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसमें अफ्लाटॉक्सिन ना हो, कोई भी टॉक्सिन उसके अंदर ना हो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अफ्लाटॉक्सिन कम हो, कम से नहीं काम चलेगा पोल्ट्री में। आज अफ्लाटॉक्सिन बिल्कुल नहीं चाहिए, और वो हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आज अगर मक्का को थोड़ा हम फार्मर को जागरूक करें, जैसे कि मैंने पहली बार अगली बार मक्का लगाया तो मेरे पे भी चूक हुई है। ठीक है। मैंने जो मक्का पैदा किया, हालांकि मेरी मक्का जो निकली है वो मतलब 4 टन पर एकड़ के हिसाब से मेरी एवरेज आई। मेरा 20 एकड़ मैंने मक्का लगाया। अच्छा, ठीक है। तो 4 एकड़ के हिसाब से मेरा ईल्ड आया है, लेकिन मैं उसको जहाँ पे उस संभाल नहीं पाया उस हिसाब से। ये तो पता यील्ड नहीं बहुत, ये तो यील्ड बहुत बढ़िया है। इंटरनेशनली अगर एवरेज देखें, देखिए अगर तो मैं 5 से 6 मीट्रिक टन जो है वो पर हेक्टेयर है, यानी 2.5 एकड़ में। मैं इसके लिए तो मैं बधाई दूंगा हमारे देश के साइंटिस्टों को और सरकार को भी कि उन्होंने इतना, क्योंकि मेरे को भी नहीं लगता था इतना हो सकता है। खुद मैं हम हालांकि इतना मक्का यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे को नहीं लगता था कि इतना मक्का निकल सकता है। जब मैंने अपने आप खुद हो किया है तो मेरे को लगा कि हम तो बहुत आगे हैं अगर इस चीज में, और इसमें और भी सुधार करके और ज्यादा कुछ करने की हो सकता है। जब हम 4 टन पे आ गए तो 5 पे भी जा सकते हैं, 6 पे भी जा सकते हैं, तो इस पे और ज्यादा काम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन को लेकर के डॉक्टर साहब, अभी मैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी सुन रहा था, अभी एक कार्यक्रम में थे 2 दिन पहले वो, तो उन्होंने ये कहा और इन शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया कि हम जीएम क्वालिटी को देश के अंदर में अलाउड नहीं करेंगे और नॉन जीएम से ही हमारी कोशिश है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की। बिल्कुल। इन्होंने जो अभी डांडा साहब ने बताया कि इनके तो खेत के अंदर में 4 क्विंटल प्रति एकड़ का प्रोडक्शन मिला, 4 टन, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 टन प्रति एकड़ का प्रोडक्शन मिला। लेकिन अमूमन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे तकरीबन एवरेज अगर निकाली जाए देश के अंदर में 3-4 मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर का, यानी 2.5 एकड़ के अंदर में 3 से लेकर के और 4-4.5 टन का प्रोडक्शन निकलता है। तो चैलेंजेस कहाँ पे हैं? और दूसरी, मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जो बीमारियां यहाँ पर हैं, मक्का को जल्दी बीमारी बहुत जल्दी लगती है, उसमें कीड़े का अटैक जो है वो बड़ा फास्ट होता है। आपका स्टेम बोरर्स है, शूट फ्लाई है आपका, और लीफ ब्लाइट है। ये जो अटैक्स होते हैं इसके अंदर में, इसको क्योर करने के लिए आईसीएआर यहाँ पर क्या कदम उठा रहा है? देखिए, जितने भी वैरायटीज़ हमारे देश में रिलीज होती है, चाहे पब्लिक की हो चाहे प्राइवेट की हो, ठीक है ना, उनके लिए कुछ गोल्डन क्राइटेरिया है कि वो क्राइटेरिया होने चाहिए तभी वो पब्लिक डोमेन में किसानों तक पहुंचती है। अच्छा, ठीक है ना। तो उसमें आपका एक तो हो गया कि वो जितना अगर कोई इनपुट दे रहा है उसकी रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। जैसे अगर किसी ने पानी दे दिया, खाद दे दिया, ये नहीं वो गिर जाए। ठीक है। दूसरा है वो कीड़े जो आपने नाम लिया, सूट फ्लाई, स्टेम बोरर, और उसके साथ एक नया कीड़ा और आया है, फॉल आर्मीवर्म। अच्छा। उसके प्रति सही रेजिस्टेंट हो, वो नहीं लगे, या फिर उसके प्रति मॉडरेटली रेजिस्टेंट हो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस के सोर्स नहीं है, जैसे फॉल आर्मीवर्म के नहीं है। जी जी जी। तो हम उसमें जितना कम लगे इसके कीड़ा, वो एक गोल्डन क्राइटेरिया, अगर वो पास कर रही है चाहे उत्पादन कितना ही दे रही है तो वो रहता है। ऐसे जो लीफ ब्लाइट है, चाहे स्टेम रोट है, या जितने भी जिनकी क्योर है, जिनकी अवेलेबल है, तो लीफ की जो डिजीज़ है मनचंदा जी, अभी काफ़ी कम कर दी है हमने। लीफ वाले में तो बिल्कुल हम रेजिस्टेंट सोर्स को ही लेते हैं। ठीक है। बाकी में हम मॉडरेटली रेजिस्टेंट ले लेते हैं जिनमें रेजिस्टेंट सोर्स अवेलेबल नहीं, और उनके ऊपर तलाश रहे हैं बार बार। हमारा हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वहाँ से हम हर साल जैसे 500,000 जितना होता है अलग अलग देश से हम लोग जर्म प्लाज्म इम्पोर्ट करते हैं। और जो भारत की कॉर्न है वो फ्लिंट, और आप ऐसे कहेंगे कि ऐसी कॉर्न है जो ट्रॉपिकल कॉर्न है। अच्छा। तो टेम्परेट से लाके ट्रॉपिकल के साथ क्रॉस करते हैं और उसको फिर ट्रॉपिकल टेम्परेट का एक ग्रुप बनता है जिसको सेमी डेंट या सेमी फ्लिंट इस तरह की, तो उसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जीएम के ऊपर बात कर रहे थे, तो अभी जैसे चाइना ने, मैं एक एग्जांपल है, चाइना ने जीएम रिलीज किया है 8 से 9% यील्ड एडवांटेज। अच्छा। 8 से 9%। ठीक है। और आपने अभी जो डांडा साहब ने बताया कि मेरे खेत पे इतनी उपज आई 40 क्विंटल। ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो एडवांटेज है जीएम के साथ आ सकता है। ठीक है।
मे नॉट बी 100% ट्रू, ठीक है, लेकिन हम जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हम लोग कर सकते हैं, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है अभी 70% ही पेनिट्रेशन, 30% का डेल्टा अभी भी हमारे पास है। और हमारे पास ऐसी ऐसी विधाएं हैं जिनको बहुत अच्छे से, देखो एक तो होती है बीज, दूसरा उसके साथ मशीनीकरण, अच्छी मशीनें। मशीनीकरण का मैं इसलिए कहता हूँ कि आज की डेट में कोई भी फसल बड़ी है, चाहे चावल की बात मैं कर रहा था, इसलिए बड़ी है कि उसमें मशीनीकरण हो गया है, ठीक है, बुआई से लेकर कटाई तक, कटाई में तो है ही है। तो क्या है कि किसान चाहता है कि ऐसी फसल उगाऊं जिसमें मेरे को कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि उसके बाकी भी दूसरे काम रहते हैं, सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो मशीनीकरण के साथ अगर मक्का को ले जाते हैं, अच्छा बीज मशीनीकरण, तो आप एक अच्छी उपज बढ़ा सकते हैं। तो जीएम के साथ हमारे पास एक यूएसपी है। अगर आप बात करें, जैसे आप रंडा साहब कह रहे थे कि मेरे को चिकन एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट में हम ज़्यादा अच्छी वैल्यू ले सकते हैं अगर हम जीएम द्वारा पैदा की हुई की बजाय नॉन जीएम मक्का से पैदा किया हुआ चिकन बेचें। जीएम वाले चिकन के प्राइस मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा कम रहेंगे प्राइस, जिनके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं बताऊं, जापान के पास ऑप्शन नहीं है, मक्का ग्रो नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि हम लोग जो 10-12 मिलियन हेक्टेयर जो आपके पास राइस फेलोज हैं, जिनके ऊपर कोई क्रॉप ज़्यादा ऐसी सस्टेनेबल नहीं हुई है, लोग कहते हैं पल्सेज उगा लो, मूंग उगा लो, ये कर लो, मुझे लगता है वहाँ पे जो फोटो और थर्मो इंसेंसिटिव क्रॉप है, उनमें मक्का है, सनफ्लावर है, यही ज़्यादा अच्छी जा सकती है, क्योंकि वो खाली होती है अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। ऐसी फसल हो जिसको कभी भी बोलो कभी भी काट लो, ऐसी फसल ही चलेगी। जिस तरीके से एथेनॉल इंडस्ट्री यहाँ पर अग्रेसिव रोल प्ले कर रही है, निश्चित तौर के ऊपर पे डिमांड तो बढ़ेगी, साथ ही मक्का के प्राइजेस भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं, बावजूद इसके कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से और कमर्शियल ब्रेक का। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। डंडा साहब, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोक्योरमेंट की भी समस्याएं आ रही हैं, रख रखाव की भी समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आपको लगता है वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है? हाँ, देखिए, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में हरियाणा, पंजाब में और ज़्यादा इस पे फोकस किसान करेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें हैं। हाँ, बताएं। जैसे एक तो सीड है, सीड की अवेलेबिलिटी टाइम पे नहीं हो पाती, ठीक है, और उस पे ब्लैक हो जाता है रेट पे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, जब हार्वेस्टिंग होती है ना, तो हार्वेस्टिंग में मक्का में 18-20%, 22% तक मॉइस्चर निकलता है उस टाइम में, और फार्मर उसको अब अगर 1-2 एकड़ किसी के पास है तो संभाल लेगा उसको। अगर कोई 20-30-50-100 एकड़ में खेती कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है उसको कि एक तरह से उसको सुखाना, ये करना। ठीक है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही वो करूँगा कि मंडियों में, जहाँ सब मंडियों में नहीं, लेकिन कुछ मंडियों में जहाँ मक्का के, जैसे हमारे करनाल मंडी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधा हो कि फार्मर सीधा खेत से वहाँ पे लेके जाए और वो ड्रायर सिस्टम वहाँ पे हो, ताकि वो साथ के साथ सूख के, और उसके एक तो क्वालिटी मैनेज रह जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्वालिटी। अगर वो क्वालिटी अच्छी होगी, चाहे वो एथेनॉल में जाए चाहे वो पोल्ट्री में जाए, दोनों जगह उसका अच्छा यूज होगा। क्योंकि एथेनॉल में डीडीजीएस में भी अगर अच्छी डीडीजीएस की क्वालिटी होगी तो लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री में बहुत उसका यूज होगा। डॉक्टर साहब, 10 से 15% तक का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इसके बीच के अंदर में होता है जी। अगर उसको भी ठीक कर लिया जाए तो मुझे लगता है करीब 3 से 4 लाख मीट्रिक टन तो यहीं पर ही एड ऑन हो जाएगा।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जो डाना साहब ने कहा मैं उससे पूरा सहमत हूँ। इसकी वैल्यू चेन में सर 2-3 दिक्कतें हैं, अगर उसको हम अच्छे से एड्रेस कर पाते हैं। एक तो हो गया आपकी ड्राइंग का, ठीक है, दूसरा साइलोज का, ठीक है ना। साइलोज के ऊपर भी जैसे आप किसी भी इंसेंटिव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में या कैसे भी एक स्पेशल अगर कहीं से रहता है, वैसे तो प्रोविज़न है लेकिन इसके ऊपर फिर विचार किया जा सकता है। जो एक सुखाने की और एक हो गया इसकी, और दूसरा एक फैसिलिटी और मैं चाहूँगा कि कैसे इसका एक मॉडल बने। कुछ ऐसी क्रॉप है जैसे गन्ने के वो फसल को हम ले जाते हैं इंडस्ट्री गेट पे, आप बेच सकते हैं। ऐसे ही मक्का की फसल को इंडस्ट्री गेट पे लाके आप बेचें तो उसको जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको आप इंडस्ट्री गेट का दर्जा दे सकते हैं, जैसे मंडी का दर्जा दे सकते हैं। और जो आप मंडी का जब दर्जा दोगे तो वो अपना ड्रायर खुद लगाएगा, क्योंकि उससे खुद ही अपनी बनानी है। तो मंडी को ही इंसेंटिवाइज कर दें हम कि आप साइलो भी बना लीजिए और आप ड्रायर भी लगा लीजिए, और आपको एज ए इंडस्ट्री को एज ए मंडी गेट बना दिया। और जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है जो आप कह रहे हैं, आप 10 से 15 कह रहे हैं, आपका 5% से नीचे आ जाएगा। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है इस साल प्राइसेस क्या रह सकते हैं, एक एस्टिमेट्स जो प्रोडक्शन का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए? देखिए, जो अभी हमारी जो एनालिसिस है और हम काफ़ी जगह इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ये है कि इस पे ±5 to 7% रहेगा, ठीक है ना। और इसके आसपास ही जो नॉर्मल प्राइस है जो आपका 24 रुपये पर क्विंटल है वो रहेगा। और अगर मतलब एक प्रोविज़न और भी कर रखा है भारत सरकार ने, NCCF और नाफेड ने, अगर किसी वजह से प्राइसेस क्रैश होती है, ठीक है, तो वो खुद MSP पे आपकी खरीद करेंगे मक्का की, क्योंकि ये आपकी इंडस्ट्री के साथ भी इनकी डील है। और इन्होंने भारत सरकार के अपने सहकारिता मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि NCCF और नाफेड एक दाना मक्का परचेज करेगी। और चूंकि पिछले 2 साल से मक्का का प्राइस MSP से ज़्यादा था, तो NCCF नाफेड का जो मैंडेट है मनचंदा जी, वो क्या होता है कि आपका MSP तक ही रहता है, बिल्कुल, तो वो खरीद नहीं पाए। तो ऐसी कोई चिंता नहीं है, मेरे को लगता है कि नॉर्मल प्राइसेस रहने की संभावना। नॉर्मल। आपको क्या लगता है डांडा साहब ओवरऑल? हाँ, मेरे को लगता है कि प्राइस अब की बार स्टेबल रहेंगे। ठीक है, अब वक्त हो गया यहाँ पर सवालों और जवाबों के सिलसिले को शुरू करने का। पिछले हफ्ते एपिसोड के अंदर में हमने जो आपसे सवाल किया था और उस सवाल का जिन्होंने सही जवाब दिया है उन विजेताओं के नाम जानने का भी समय आ गया है। पिछले हफ्ते हमने आपसे सवाल किया था, सरकार ने कितने अरब डॉलर के कृषि निर्यात का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस थी, ऑप्शन ए 100 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 200 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 300 अरब डॉलर और ऑप्शन डी 400 अरब डॉलर। तो सही जवाब आपकी स्क्रीन पर 100 अरब डॉलर यानी ऑप्शन ए। और जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उन विजेताओं के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वक्त है आज के इस एपिसोड में जो हमने आपसे मक्का से रिलेटेड पूरा जो एपिसोड गया है उससे रिलेटेड ये सवाल, और ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। सवाल है, सरकार ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। तो आप अपना लैपटॉप खोलिए, अपना सिस्टम ऑन कीजिए, अपने मोबाइल से मेल कर दीजिए अपना commodityexpert@gmail.com पर। लेकिन याद रखिए, इस सवाल का सही जवाब आपको शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच में देना है, यानी आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। तो तुरंत हमें इस सवाल का सही जवाब मेल कर दीजिए। डांडा साहब, आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाट साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियां शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। कहीं मत जाइए, क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।